है। लेकिन दुख है उस बात पे पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल फायर किया था कि भारत तरक्कियों पे जा रहा है, लेकिन दो साइडों पे आग जल रही है, दो साइडों पे आग है। इसी बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट फेल हो चुका है। जो जानकारी मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल को पाकिस्तान के पंजाब के डेरा गाजी खान से यह मिसाइल दागी गई थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद से अपने लक्ष्य से यह भटक गई और बलूचिस्तान डेका बुक्ती इलाके में परमाणु फैसिलिटी के पास में यह गिर गई है। पाकिस्तान हार चुका है, पाकिस्तान जल रहा है। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। शाम को अपने घर पे मुझे बुलाया, वहाँ पे हमारा डेटा चेक किया, बड़े खुश हुए और कहा कि पाकिस्तान के लिए अब आप मिसाइल बनाएं। मैंने कहा जी मिसाइल मेरी तो फील्ड नहीं है। खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। आरजू, मैं जो दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस वक्त जो मुश्तरक चीज है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, दोनों के अंदर रेडिकलाइजेशन अपने एक्सट्रीम पे जा रही है। हमारे वजीर आजम और ये जितने में ये एक अरब डॉलर के पीछे कभी मोहम्मद बिन सलमान के पैर पकड़ रहे होते हैं, कभी शी जिनपिंग के पैर पकड़ रहे होते हैं। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया, जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये जीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। परीक्षण शाहीन 3 का फेल हो गया और ये तबाही हो सकती थी अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी में जाकर ये मिसाइल टकरा जाती। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। भारत ने जो 30 किलोवाट का लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम उसका सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है शाहीन मिसाइल के बारे में, पाकिस्तान की जो एक मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में, कि उसका कोई परीक्षण करना था और ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही फट गई। हालांकि शायद उसको होगा कि पाकिस्तान के अंदर ही फटना होगा, क्योंकि ये जो था वो एक परीक्षण था, लेकिन काबू के बाहर जाकर वो पाकिस्तान के अंदर फटी है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो सोचा था वहीं जाकर वो फटी है। और कहा यह जा रहा है कि उसके आसपास पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार रखे हैं उनकी मौजूदगी वहाँ पर थी। अब देखने लायक सबसे बात यहाँ पर यह है कि ये जो मतलब गौरी, गजनवी और शाहीन टाइप की जो मिसाइलें है, पता नहीं कौन सा प्राउड उनको यहाँ पर मिलता है या फिर किस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होती है कि जो इस टाइप के नाम रखने के लिए मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को चिढ़ाने के लिए। लेकिन जो भी हो, हमें ये बार बार पता चल रहा है कि अगर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मेड इन पाकिस्तान के ऊपर चलेगा तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। इवन आप ये भी सोचिए कि अगर वो मेड इन चाइना के ऊपर भी चलेगा तो भी नहीं चलने वाला। ये बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कोई ये $600 मिलियन की डील है। देयर डिफरेंट इसके वो खबरें हैं इसके बारे में। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है। और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, उसने किया है। और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है इसकी सीलिंग, वो जिसे कहते हैं ना। और 60 kg का ये वॉरहेड लेके जा सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मोबाइल है फुली और इट्स ऑन व्हील्स। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया, जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये ज़ीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये एक इम्प्रूव्ड जो है ना वर्जन है। और ख़ास तौर पे इसकी इन्होंने इंडियन आर्मी एयर फोर्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है। और उन्होंने
इसको लद्दाख रीजन के अंदर भी इस्तेमाल किया, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हमने जो एरियल जो होते हैं ना टारगेट्स वो हमने हिट किए, एरियल टारगेट्स जो हैं वो हमने हिट किए। और ये एक इन्होंने दिस इज समथिंग दे मेंशन, और ये यूएई भारत खरीद रहा है। ने जो 30 किलोवाट का लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम उसका सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है और बताया जा रहा है कि इसका नाम जो है वो इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK2A है और इसका निकनेम सहस्त्र शक्ति है। बड़ी खबर है और इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है, इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए डिटेल में आगे हमारे साथ जुड़े हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है डीआरडीओ ने 30 किलोवाट का ये पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम। किस तरह से आप देख रहे हैं इस बड़ी खबर को? देखिए, डीआरडीओ की जो एक बॉडी है, सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस, जिसको चेस बोला जाता है, शतरंज, उसने ये सिस्टम्स बनाया है और ये है 30 किलोवाट का सिस्टम। इसको उन्होंने एक तरह से ये एंटी ड्रोन सिस्टम बताया है और ये आसमान में उड़ने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल और जो स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स आते हैं उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। ये 30 किलोवाट्स के अंदर ये आप समझ जाइए 5 किलोवाट के 6 मॉड्यूल्स रहते हैं जो एक साथ मिलके 30 किलोवाट्स के एक डायरेक्टेड रेंज बनाते हैं और सामने से आने वाले जो भी अगर मिसाइल सिस्टम होते हैं, अगर ड्रोन्स होते हैं, इन सबको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। और ये 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर तक कर सकता है, मतलब 5 किलोमीटर दूर ये ड्रोन सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अभी भारत के पास जो सिस्टम है, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जो लेजर वेपन बोलते हैं, और एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो 2 किलोवाट्स का है और 2 किलोवाट्स का 6 यूनिट है जो 12 किलोवाट होता है और ये अभी तक 2 किलोमीटर दूरी कर सकता है। अब डीआरडीओ ने क्या किया है, इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को उन्होंने इनवाइट किया है और प्राइवेट प्लेयर्स को बुला के वो उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ताकि भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन स्केल अप किया जाए। देखिए, आपने सुना होगा हमारे पास जो हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर आपने देखा भी होगा कि हम वेरियस टाइप ऑफ मिसाइल यूज करते हैं। हम वहाँ पे जो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स है, हम वो जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है हर जगह से डेटा गैदर करता है। अब इसके अंदर ये सिस्टम को भी जोड़ा जाएगा, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इसका जो कॉस्टिंग है मैं आपको बता देता हूँ। पर जो इसका, जैसे आप सोच लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल है, एक ब्रह्मोस मिसाइल का कॉस्टिंग कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का होता होगा। इसके अंदर अगर आप ड्रोन आते हैं और आप इनको न्यूट्रलाइज करते हैं, लेजर वेपन यूज करते हैं, इसका मात्र 300 रुपया ही है दाम। और ये 30 किलोवाट की जो रेंज है, 30 किलोवाट का सिस्टम है और विश्व में अभी सिर्फ 3 देश है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। एक तो यूएस के पास है और यूएस, रशिया, जर्मनी के पास है और यूके अभी तक उसकी टेस्टिंग कर रहा है। लास्ट ईयर यूके का जो ड्रैगन फ्लाई सिस्टम है उसमें बताया गया था कि 10 पाउंड यूज होंगे और भारत ने तो उनसे भी सस्ता कर दिया। भारत ने बोला हम 300 रुपए में कर देंगे ये काम, ठीक है, तो 30 किलोवाट का ये कर दिया है। यूएस के पास जो सिस्टम है इसका नाम है हिलियो सिस्टम है और भारत ने अब एक तरह से 30 किलोवाट का ये जो सिस्टम है डेवलप कर लिया। पता लग गया कि म्यांमार के ऊपर हमने अटैक कर दिया, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो अंदर से फीलिंग आती है जो मैं प्रोड्यूस करता हूं। बट खुशी मुझे इस बात की है कि एक मैसेज दिया है हमने। दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं, लेकिन आपने वहां जाकर अटैक कर कुछ तो है जो आपने किया है और मैसेज भेजा है किसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हु आर दोज प्लेयर्स जिसको मैसेज दे रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों था वहां जाना, ये सारी डिटेल में बात करेंगे और गर्व के साथ भारत माता की जय दोबारा से लिखेंगे। मुझे लगता है सुबह से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं कमेंट्स के अंदर, भारत माता की जय। ये बनता भी है और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई का मैं पहले बोला था आपको कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं। वो बोलेंगे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहां दिखाते हैं करते कुछ और हैं। तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर और ये हिस्टोरिकल दिन है।
संडे का दिन, जब आप अभी रेस्ट कर रहे हैं संडे वाले दिन, लेकिन हमारी जो एनएसए है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रा है, वो रेस्ट नहीं कर रही थी। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। कोई फाइटर प्लेन नहीं गया, कोई आदमी नहीं गया, सिर्फ ड्रोन्स। और उसके बाद जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स करे हैं, जो टारगेटेड हमने, जो टेररिस्ट के डेल में जाकर हमने घुस के मारना था, वो काम किया है। और ये वो ग्रुप है उल्फा 1 जो चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। उल्फा की क्या औकात है यार, आप सोच के देखिए कि वो भारत से असम को अलग कर देगा। बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू बी क्लियर कि हु इज उल्फा इन रियलिटी। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है। सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज हैं और फंडिंग आती है आईएसआई से, पाकिस्तान से। और आपको मालूम है इनका सबका एक ही एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जाए, ताकि जो भारत की सॉवरेनिटी है, 7 स्टेट्स को अलग करना है। उल्फा अकेला काम नहीं करता दोस्तों, वो हमेशा बोलता है कि हमें असम को सेपरेट करना है, एक सेपरेट सॉवरेन कम्युनिस्ट स्टाइल कंट्री बनानी है उनको, कम्युनिस्ट स्टाइल। सोच के देखिए कि असम वालों को कम्युनिज्म से क्या मतलब है। इसलिए उसकी डेमोग्राफी को पहले चेंज किया गया, इन जानवरों को बुलाया गया, इलीगल्स को, और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के बाद एक ही स्यापा, हमें अपना अलग से कंट्री चाहिए। दूसरा बात, इसलिए अभी उल्फा वाले क्या कर रहे हैं, उल्फा वालों ने पता लग गया कि वो अकेले लड़ नहीं सकते। दे हैव नाउ जॉइंड हैंड्स विद एंटी इंडिया फोर्सेस। एक तो जो कापलांग फैक्शन है उनके साथ, दूसरा इवन की जो मेतीज हैं मणिपुर के, उनके साथ भी हाथ जोड़ लिया है। अब वेपन्स चाइना के, फंडिंग आईएसआई की, ये चक्कर है। जो मैसेजिंग आपने भेजी चाइना को और पाकिस्तान को, वी नो हु इज डूइंग इट, वी नो व्हाट इज योर मकसद, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़ा ही सिंपल है। और आपको मालूम है ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकल भी है। म्यांमार को डिवाइड इस तरह से किया गया, असम को इस तरह से डिवाइड किया गया अंग्रेजों की तरफ से, ताकि हम हमेशा लड़ते रहें। कुछ पोर्शन बांग्लादेश में है, कुछ भारत में है और कुछ म्यांमार में है। दोस्तों मैं पहले बोला है, इट इज़ टाइम फॉर अवर बाउंड्रीज टू एक्सपैंड, और ये बाउंड्रीज अब एक्सपैंड होंगी। ऑलरेडी महादेव की तरफ से ऑलरेडी आशीर्वाद है, और अब ये शॉकिंग सर्जिकल स्ट्राइक। उल्फा का जो अपना स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज, उन्होंने भी बोल दिया कि 100 से ज़्यादा इंडियन ड्रोन्स आए, और उन्होंने बोला कि इन्होंने बेशर्मी से आकर हमारे यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, भारत की गवर्नमेंट ने। यानी कि जब ये आके हमारे लोगों तब अत्याचार नहीं था, तब तो ये दिवाली और होली कर रहे थे या हैप्पी मुहर्रम मना रहे थे हमारे यहाँ पर आकर। और हमारे जो ड्रोन्स हैं उन्होंने क्या किया, वहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लेके गए, वहाँ पर प्रिसीशन स्ट्राइक्स किया, एंड जिन को ट्रैक किया हुआ था, यानी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे पास थी, कौन कौन से आदमी को हमने एलिमिनेट करना है, एक्यूरेट और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हमने उनको तबाह किया है। उनका जो टॉप कमांडर है नायक आसोम, वो मारा गया। और भी खबर है कि डजन्स एंड ऑल जो लोग हैं उसके करीबी, वो भी मारे गए हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो सकती और इस चीज़ों की पुष्टि होती भी नहीं है। अब ये हाइड कहाँ कर रहे हैं, चूहों की तरफ भाग रहे हैं, जो बाकी के बच गए हैं, लेकिन उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये टेररिस्ट एरिया अब सेफ हेवन नहीं रहा उनके लिए। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में, डीप इनसाइड पाकिस्तान 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमने मदरसों में और मस्जिदों को ढाया वहाँ पर, क्योंकि ढाने का मकसद ये था कि जो जड़ है, जहाँ से ये पैदा होते हैं, वहीं पर ख़त्म किया जाए। दोस्तों भारत ने साइलेंटली काम किया है, और रियल स्ट्रैटेजी क्या है वो बताता हूँ आपको। एक जर्नलिस्ट ने हमारे इंडियन आर्मी वालों को पूछा कि सर ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक था क्या, आपने हमें बताया नहीं, क्या ये कोवर्ट ऑपरेशन था, वन टाइम ऑपरेशन था? हमारी कंट्रीब्यूशन 0 भी नहीं है, इसलिए हमारा रोल इस दुनिया में 0 भी नहीं है। कि भाई मुसलमानों को ना सनातनियों से कुछ सीखना चाहिए, शऊर और तरीका सीखना चाहिए।
ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब ब्रिटेन संसद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। All the other religions in the world have caused a lot of deaths and wars, right? And the land of India and the land where Hinduism reigns here, they have never gone to another country, invaded it and asked them to convert. ये जो चीज़ है, ये बहुत, जिसे आप कहते हैं, इसको आप you can't take it easy. सिर्फ महिलाओं को इज्जत देना नहीं, मुसलमानों को सीखने की जरूरत है सनातनी से। इवन किस तरह से जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है, भैया को सयान ना बनाया जाए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बात की है कजन मैरिजेस पर। एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। Right. Where Hinduism, you cannot actually convert into it. Right. You can practice it. Right. But you cannot convert. Right. हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट गोइंग फॉरवर्ड। एंड भारत, उन्होंने बोला कि भारत इज ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग इट्स ऑप्शंस। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीजें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल। सबसे पुराना धर्म ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जम्बूद्वीप है, भारत खंड है, भारतवर्ष। ये बात हमने देखी है, योगा देखें, जगह जगह जो है आपको योगा सेंटर्स मिलते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से इंडियन फिलॉसफी में जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो प्रोफाउंडनेस है, वो आज भी इसके पढ़ने वालों को है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है हनुमान चालीसा की। अब देखिए, कोई भी कंट्री हो, हालांकि यहाँ तो बात हो रही है ब्रिटिश की, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि दुनिया में कोई भी कंट्री हो, चाहे यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वहाँ पर आप इंडियंस को इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि इंडियंस उस हिसाब से नहीं है जैसे पाकिस्तानी जाते हैं, तो वहाँ जाकर वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि भाई देखिए, हमें हमारे एक मस्जिद चाहिए, और मस्जिद मिलने के बाद बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे। होता है ना अजान जब उनकी लगती है। लेकिन इंडियंस का ऐसा नहीं है, ठीक है। और जहाँ कहीं भी आप इस टाइप की रिलीजियस प्रैक्टिस होती हुई देखेंगे, तब आप मतलब अगर उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने यहाँ पर उनको पीच किया था कि भाई ये कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, या फिर कहीं ओम जय जगदीश बोलिए आप। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सामने वाला बंदा, जो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वही चाहते हैं कि भाई इस टाइप की प्रैक्टिस भी की जाए। जैसे दिवाली सेलिब्रेशन यूएस के अंदर होता है, सालों तक नहीं था, लेकिन अब हर साल हो रहा है। और ऐसा नहीं कि मजबूरी में हो रहा है, विलिंगली हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद ज़रूर करें। लेकिन मेरे लिहाज से इंडियन फिलॉसफी में जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो प्रोफाउंडनेस है, वो आज भी इसके पढ़ने वालों को हैरान कर देती है। इंडियन फिलॉसफी ने इंसानी शऊर यानी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो नक्शा खींचा है, वो आज भी बहुत मीनिंगफुल है। देखिए, इंडियन फिलॉसफी हमें ये समझाती है कि अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करने के साथ साथ आप विजडम भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिकली आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उसे हिकमत वाली बना सकते हैं, उसे नॉलेज वाली बना सकते हैं, और साथ साथ रूहानी निजात भी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि हिंदुइज्म को अक्सर मजहब से ज्यादा फिलॉसफी समझा जाता है। इसे कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ समझा जाता है। हिंदुइज्म और इंडियन फिलॉसफी के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि ये हमें जिंदगी गुजारने का भरपूर तरीका बताती है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। यही वजह है कि अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे जहां पर मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं, तो लोग कहते हैं कि इसे मजहब ना कहें, इसे धर्म कहें, क्योंकि धर्म दरअसल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अब भैया को सयान ना बनाया जाए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बात की है कजन मैरिजेस पर। एक रिपोर्ट शाया हुई है जिस पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कजन मैरिजेस को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। थैलेसीमिया बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कजन मैरिजेस से आगे बढ़ रही हैं। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, स्पेशली गर्ल्स से इस चीज पर रिएक्शन लेते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस भैया को ही सैया बनाना चाहिए या नहीं, क्या इस चीज को प्रमोट करना चाहिए या फिर इसको ऑफिशियल लेवल पर बैन करना चाहिए। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए, मुझे ये जो कजन मैरिजेस है बिल्कुल ही नापसंद है। मुझे तो
मतलब कि अच्छी नहीं लगती। मैं इसके बिल्कुल हक में ली। पहली बात तो इतनी ज़्यादा डिजीजेज होती है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। ये बेसिकली जब भी कजन मैरिज होती है उसकी वजह से एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, जो बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है। और क्योंकि ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, जी ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, तो मैं इसके बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। मुझे लगता है ये जो पुरानी रस्में और रवायात है हमें इनको बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, हम लिख चुके हैं, हमें ये चीज प्रमोट नहीं करनी चाहिए। आपके पेरेंट्स की लव मैरिज, कजन मैरिज हुई थी? कजन मैरिज हुई थी लेकिन लव मैरिज नहीं थी मेरे पेरेंट्स की। अच्छा मुझे ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है जिसको बचपन से आप भाई 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 कहते हो, उसको बाद में अपना सैया बनाना पड़ता है, ऐसा क्यों है? और आपको पता है ज्यादा फैमिलीज भी इस चीज को ही प्रमोट करती हैं कि आपकी फैमिली के अंदर ही शादी हो। मुझे लगता है वो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं। पहले तो उनको ये लगता है कि अगर रिश्तेदारों में शादी हो तो लड़की का नाम रहता है, उसकी इज्जत रहती है कि किसी और को आप अपनी लड़की के साथ भरोसे में नहीं दे सकते कि वो किस तरह उसको ट्रीट करे। लेकिन फिर भी फैमिली के अंदर अगर कुछ रहेगा तो आप उसको किसी न किसी तरीके से उसका हालिया नतीजा निकल ही आता है। पहली बात तो मुझे ये लगती है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि क्योंकि ये इतना हेविली हमने प्रमोट किया कि लड़कियों को लगता है और लड़कों को भी लगता है कि ये जो लव करना कजन्स के बीच में बिल्कुल सही है, तो इसको अगर हम कम प्रमोट करेंगे तो खुद मतलब कि ये मेंटालिटी बन जाएगी कि हम जो है ना नहीं सोचेंगे, उनको भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। अभी तो सिर्फ भाई का टाइटल ही दिया हुआ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। भाई के साथ ही बाद में शादी करवा देते हैं, ये कैसे रस्म और रिवाज है? और फिर कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत दी गई है। भाई ये मतलब कैसे अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं? और साइंस को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मुझे लगता है कि ये सारी जो है ना पुरानी कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की। देखिए पहले इतने ज्यादा इंसान इस दुनिया में नहीं थे तो कजन मैरिज करनी पड़ती थी। वो सिर्फ ओनली वे था ताकि आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब तो मतलब कि क्योंकि बार बार एक ही लाइन में, और वो भी मतलब कि पहले कजनों के साथ अब करते रहेंगे तो आपकी डिजीजेस खुद बढ़ जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि वो इस चीज को बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि असल रियलिटी और असल ट्रूथ क्या है। आपकी मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी शादी से पहले? भाई कहती थी, वो भी मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उनकी कोई खास दोस्ती वगैरह नहीं थी, बस उनको करवा दिया गया, उनकी शादी बस करवा दी गई, जबरदस्ती करवा दी गई। जी जबरदस्ती बस शादी उनकी करवा दी गई। ये पुराने रस्मों रिवाजों को देखते हुए? जी बिल्कुल इसी वजह से करवा दी गई थी। अच्छा ये बताएगा, एक तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हक महर आधा हो जाता है अगर आप कजन मैरिज करवाते हो, एज कम्पेयर टू अगर आप के नॉन रिलेटिव्स हैं तो आपको पूरा हक महर देना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने रिश्तेदारों के अंदर कजन मैरिजेस करवाते हो तो वही हक महर आधा हो जाता है। क्या ये भी तो एक वजह नहीं है कि आप जिसको बचपन के साथ भाई 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 कहते हो, इस चीज को सामने रखते हुए वो कजन मैरिजेस फिर भी प्रमोट करते हैं? जी देखिए, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि कजन मैरिजेस अब क्यों प्रमोट करते हैं, मैंने कहा था इज्जत की वजह से। एक बात ये भी कि लोग ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते शादियों के ऊपर। लोग को लगता है कि अगर हमने कजन्स में करती मैरिज तो उनका मतलब कि काम खर्चा लग जाएगा, उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे कि घर की बात है कि बाद में सब कुछ हम सेटल कर लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कजन मैरिजेस को तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए इस वजह की वजह। कर दें? जी बिल्कुल बैन कर दे, लॉ रखे उसके अगेंस्ट, रेगुलेशंस हो, मेंटेनेंस हो। इनको कश्मीर चाहिए, कभी ये फिलिस्तीन में गाजी बनेंगे। अरे भिखारी गाजी नहीं बनते यार, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं मैं। जो भिखारी होते हैं वो मुजाहिदीन नहीं होते, वो गाजी नहीं बनते, वो जिहाद नहीं लड़ते, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। तुम्हारी कौम की किस्मत है तुम लोग भिखारी हो। क्या था और क्या है और क्या था और क्या है, अब वो मैं दौड़ाना नहीं चाहता। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बौखला गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को धमकी वाले अंदाज में तलहा ने कहा, बिलावल का बयान पाकिस्तान का अपमान करने वाला है। पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है। वहीं दावा किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद पाकिस्तान में उनकी काफी आलोचना हो रही है। कई आतंकी संगठन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। उनका ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? कर्मा, ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। कि अनएक्सपेक्टेड वॉर हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड, so be prepared for the unexpected। भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर, लेकिन बिल्कुल बगैर किसी
इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान में होशाब के लेवी फोर्स पोस्ट पर बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच जमकर संघर्ष हुआ। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी रेपुटेशन ग्रीन पासपोर्ट इज बिकमिंग rubbish and all over the world Pakistanis are being looked at with suspicion. कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया है अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने बात कर दी है हाफिज सईद और मसूद अजहर को एक्स्ट्राडाइट करने की। नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा कि ये जो बिलावल भुट्टो है पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसने कुछ ऐसी बात कही थी मीडिया के सामने कि भाई अगर इंडिया चाहता है तो आके हमसे बात करे, अगर इंडिया चाहता है तो आके हमसे बात करे और सिचुएशन ये करे कि भाई बात करे तो हम हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के मुद्दे पर भी हम बात कर सकते हैं। तो उसके बाद लश्कर तोयबा ने मतलब सीधी धमकी दे दी यहाँ पर। अब देखिए, होता ये है कि जब आप किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ एंटिटी बनाते हो, कोई आतंकवादी ग्रुप बनाते हो, तो कुछ समय के बाद ये होता है कि जब आप उन पर ऑर्डर करो कि भाई आप ये मत करो, तो उसके बाद उनको जो मज़ा आने लगता है ना उस चीज़ में, हमला करने में, उन्हें ये सारी चीज़ें, तो आपसे, आपकी बातों से परे हो जाते हैं, मतलब आपका मानना बंद कर देते हैं और फिर वो अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर लश्कर तोयबा और इस टाइप के जो आतंकवादी ग्रुप है, अब वो उसी कद में आ चुके हैं कि उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और अगर वो नहीं मानना चाहते तो वो नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने जॉब्स में भी दिस इज वेरी सैड। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर की तरफ जब हम बढ़े तो हमें पता ही चलता है कि बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने, जो एंकर पर्सन है, उन्होंने उनसे पूछा कि ये मसूद अजहर और जो हाफिज सईद और जो दहशतगर्दों की जमातें हैं और उनके जो लीडर हैं, उनके बारे में आपने क्या किया या क्या आप उसके बारे में कुछ करेंगे, और इंडिया जो है उनको हैंड ओवर करने के लिए कहता रहता है, क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसे कुछ सवालात उनसे किए गए, जिसके ऊपर उनका जवाब एक तो ये था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है, यानी इंडिया जो है वो इसके बारे में जो भी वो बैठे बात करे, टेररिज्म पे इशू ऐसा है, इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और हम जो है वो अगर ये सब चीजें हों तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंड ओवर किया जा सकता है? आप बताइए इसके ऊपर। देखें, ये भी बहुत बड़ी खबर है अगर बिलावल भुट्टो ने ये खुद ही अपनी तरफ से जवाब नहीं दे दिया, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर है ना, क्यों जी, कि नहीं है? नहीं, अब तो नहीं है सर, पहले थे। अच्छा, पहले थे, लेकिन अब तो वो है ना सर, इसहाक डारी है ना फॉरेन मिनिस्टर भी। जी, गवर्नमेंट को बाहर से बैठ के सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट में है नहीं पीपल्स पार्टी वाले, ये वाली सिचुएशन है। और ये जो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, उनमें से ये एक हैवी वेट है, इसमें कोई शक नहीं है। एक इनके बाप हैं और एक ये हैं, ये फैमिली बिजनेस होती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, और पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है। लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे मीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये कहना कि हम पूरे टेररिज्म के इशू को के उसी के इशू के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ये मैं मुनासिब बात समझता हूँ।
अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, ISI वाले भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। और वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर, लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। अब इतनी देर हो गई है कि ही मस्ट बी अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। शशि थरूर की तरह ये भी इज अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, तो वो वाली वैल्यू भी है। लेकिन अगर ये बात करने से पहले कहीं पाकिस्तान के जो डिसाइसिव बॉडीज हैं उसके अंदर इस पे बहस हुई है, और ये सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है बल्कि एक सिंसियर ऑफर है, तो देन आई थिंक इंडिया शुड रिस्पॉन्ड टू इट एंड द टू कंट्रीज कैन गो फॉरवर्ड। मैं तो यूं देखता हूं। तो सर जो उन्होंने ये बात की कि अफगानिस्तान में, तो अगर अब अफगानिस्तान की तरफ से कोई जवाब आ गया तो फिर क्या होगा? नहीं, अब वी डोंट नो। अफगानिस्तान वाले कह सकते हैं जी यहाँ नहीं है या यहाँ है, तो दिस इज फॉर बिलावल भुट्टो नाउ टू फेस दिस जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आज जिन भी हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान दुनिया को इसका जिम्मेदार ना ठहराए। पाकिस्तान की जो GDP है, इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है, तो पाकिस्तान की जो GDP है ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहराए। ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। और वो रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है उनका, ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल।